हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सारिका जायसवाल, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट इन इंदौर। आज हम बात करेंगे महिलाओं की सबसे कॉमन समस्या जिसके बारे में हर महिला जानना चाहती है, और वो है वेजाइनल डिस्चार्ज, जिसे कि आम भाषा में लोग सफ़ेद पानी भी कहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि वेजाइनल डिस्चार्ज हमेशा एबनॉर्मल नहीं होता है। दैट मीन्स कि जितने भी लोग हमारे पास ओपीडी में आते हैं इस समस्या को लेकर, उनमें से अधिकतर केसेस में ये डिस्चार्ज नॉर्मल होता है। तो अब सवाल यह उठता है कि नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज और एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज कैसे डिफ्रेंशिएट करें। नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होता क्यों है? सर्विक्स मतलब बच्चेदानी का निचला हिस्सा, यूट्रस का माउथ, और वेजाइना मतलब आपका नीचे का रास्ता, इन दोनों में ग्लैंड्स होते हैं जिनसे सिक्रीशंस निकलते हैं, और ये सिक्रीशंस ही वेजाइनल डिस्चार्ज बनाते हैं। तो ये वेजाइनल डिस्चार्ज एबनॉर्मल नहीं है, और इसका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये वेजाइना के पीएच को मेंटेन करता है, और जो नॉर्मल माइक्रोबैक्टीरिया हमारी वेजाइना में होते हैं उनको मेंटेन करता है और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो वेजाइनल डिस्चार्ज का होता है वह फर्टिलिटी में हेल्प करता है, मतलब पेशेंट को कंसीव होने के लिए हेल्प करता है। ये जो वेजाइनल डिस्चार्ज है इसका अमाउंट बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है एज ऑफ द फीमेल, सेकेंड टाइम ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। नॉर्मली हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 से 32 डेज का होता है। तो वी कैन डिवाइड द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन 2 हाफ्स, फर्स्ट 14-15 डेज एंड लास्ट 14-15 डेज। तो इस साइकिल में अलग अलग समय पे डिस्चार्ज का अमाउंट और क्वालिटी अलग अलग होती है। जस्ट आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन आपकी ब्लीडिंग स्टॉप होने के बाद में डिस्चार्ज लगभग ना के बराबर होता है। फिर धीरे धीरे डिस्चार्ज बढ़ना शुरू होता है, और एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, जो कि 14th-15th डे के अराउंड होता है, डिस्चार्ज का क्वांटिटी काफ़ी बढ़ जाता है, और वह थिन वाटरी होता है और स्ट्रेची होता है, जस्ट लाइक अ एग वाइट। आफ्टर ओव्यूलेशन डिस्चार्ज थिक होने लग जाता है, और एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन आपका पीरियड शुरू होने के जस्ट पहले डिस्चार्ज थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन वो थिक होता है और वाइट क्रीमी होता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द टाइम ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। एज ऑफ द पेशेंट, प्रोडक्टिव एज में दैट मीन्स प्यूबर्टी और मीनोपॉज के बीच में हर महिला डिस्चार्ज एक्सपीरियंस करती है। अदर फैक्टर इज प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में नॉर्मली वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है। फोर्थ फैक्टर इज सम मेडिसिन्स लाइक बर्थ कंट्रोल पिल्स, दैट मीन्स कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इनकी वजह से भी वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है। एंड एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल अराउजल द अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज इज इंक्रीज्ड। मीनोपॉज मतलब पीरियड्स बंद होने के बाद में डिस्चार्ज कम हो जाता है, क्योंकि हार्मोनल स्टिमुलेशन ख़त्म हो जाता है, इसलिए ग्लैंड से सिक्रीशन नहीं होता है और डिस्चार्ज कम होते होते ख़त्म हो जाता है। इसीलिए आफ्टर मीनोपॉज बहुत सारी महिलाएं ड्राइनेस की कंप्लेन करती हैं, और इस ड्राइनेस की वजह से दे आर प्रोन टू इन्फेक्शन ऑल्सो। सो दीज आर सम फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज इन अ वुमेन्स लाइफ। अब हम बात करते हैं कि कुछ मिसकंसेप्शन है इस डिस्चार्ज के बारे में। बहुत सारी महिलाएं ये बोलती हैं कि डिस्चार्ज की वजह से उन्हें कमर दर्द मतलब बैकएक हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। डिस्चार्ज की वजह से बैकएक नहीं होता है जब तक कि यह डिस्चार्ज किसी इन्फेक्शन की वजह से ना हो रहा हो। यदि ये नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज है तो इसकी वजह से बैकएक नहीं होता है। बैकएक के दूसरे कारण होते हैं, जैसे कि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी, जो कि हमारे देश में बहुत कॉमन है, क्योंकि हमारी देश की महिलाएं प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के समय कैल्शियम प्रॉपर मात्रा में नहीं लेती हैं। दूसरा मिसकंसेप्शन है कि बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि डिस्चार्ज की वजह से हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है।
तो ये भी मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि डिस्चार्ज की वजह से वीकनेस नहीं होती है, वीकनेस की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होने की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और डिस्चार्ज बढ़ जाता है। तो ये दो चीज़ें आपको दिमाग में क्लियर रखनी है कि बैकएक और कमज़ोरी का कारण डिस्चार्ज नहीं होता है। तो अभी हमने बात की नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में। अब हम ये जानेंगे कि एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है, मतलब कब हमें डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। नॉर्मल जो डिस्चार्ज आप नोटिस करते हैं, अचानक से उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाना कि आपको पैड यूज़ करना पड़ जाए। सेकेंड, उसमें बदबू आना, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज। थर्ड, डिस्चार्ज के साथ में ब्लड आना, ब्लड मिक्स डिस्चार्ज होना। फोर्थ, डिस्चार्ज के साथ आपको इचिंग होना, प्राइवेट पार्ट्स में, वेजाइना में, यूरिन की जगह पर इचिंग होना। फिफ्थ, यूरिन करते समय दर्द होना या जलन होना। सिक्स, फीवर आना। और इसके अलावा इंटरकोर्स के समय, मतलब सेक्स के समय दर्द होना। इन सारी कंडीशंस में आपको डिस्चार्ज यदि है तो आपको डॉक्टर को दिखाना, गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना ज़रूरी है। तो एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज कितने तरीके के हो सकते हैं? कुछ कॉमन वेजाइनल इन्फेक्शंस हैं जो कि मोस्टली पेशेंट्स में दिखते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। द मोस्ट कॉमन वेजाइनल इन्फेक्शन and cause of abnormal vaginal discharge is fungal infection, that is candidiasis. Especially in this season, that is monsoon season, it is very common and it is not at all related with your sexual activity. It can occur in sexually non-active females also. The cause of the fungal infection is basically your lowered immunity of your body. एंड द प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स जिनकी वजह से ये इन्फेक्शन बढ़ सकता है वह है आपका मॉइस्ट होना, जगह मॉइस्ट होना, गीले कपड़े में आप ज़्यादा समय तक रह लेते हैं, या फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के आपने टॉवल या कपड़े यूज़ किए हैं। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो जिनमें कैंडिडियासिस के होने के, फंगल इन्फेक्शन के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है डायबिटीज़। यदि आप शुगर के मरीज़ हैं तो फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा, यदि आप लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक पे हैं, मोर देन 10 डेज से आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। तीसरा, आप कुछ अलग दवाइयाँ जैसे कि स्टेरॉइड्स पे हैं तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है और फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा, प्रेगनेंसी में फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करने से भी फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यीस्ट इन्फेक्शन या कैंडिडियासिस में जो डिस्चार्ज होता है, दैट इज़ थिक, कर्ड लाइक और चीज़ लाइक, दैट इज़ द particular of candidiasis. In this case, you should consult your gynecologist and they will give you antifungal vaginal creams, vaginal tablets and even oral antifungals and you will be cured. इस समय ये एम्फेसाइज करना चाहती हूँ कि अभी फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है और नॉर्मली सिंपल दवाइयों से या शॉर्ट टर्म एंटीफंगल लेने से ठीक नहीं होता है। हमें बहुत लंबे समय तक एंटीफंगल दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, तब जाके वो ठीक हो पाता है। अगला जो कॉज है एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज का, वो है बैक्टीरियल वेजिनोसिस। बैक्टीरियल वेजिनोसिस में जो डिस्चार्ज होता है वो ग्रे येलोइश होता है और द पर्टिकुलर थिंग फॉर बैक्टीरियल वेजिनोसिस इज द डिस्चार्ज इज हैविंग फिशी स्मेल, बहुत गंदी स्मेल होती है, फिशी स्मेल। तो दिस इज पर्टिकुलर फॉर बैक्टीरियल वेजिनोसिस एंड दिस इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज। इसके जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, जो कारण है, ये मिक्स्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसलिए आपको यदि ऐसा डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना ज़रूरी है और गायनेकोलॉजिस्ट आपको कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ देंगे जिससे ये ठीक हो जाएगा। Next common cause for vaginal discharge is some sexually transmitted diseases, STDs, like trichomoniasis,
chlamydia, gonorrhea. In trichomoniasis, the discharge is frothy greenish, and in chlamydia, gonorrhea, the discharge is yellowish and cloudy. Other common type of discharge, vaginal discharge, is blood mixed discharge. That means some brownish discharge. The causes of brownish or blood mixed discharge may be different. It may be because of some menstrual irregularities. It may be because of any polyp or fibroid. It may be because of cervical erosion or cervical infection, जिसे cervicitis कहते हैं. It may be because of any kind of genital tract cancer, either vaginal cancer or cervical cancer or even uterine cancer. Next question is, what are the investigations to be done? नॉर्मली गायनेकोलॉजिस्ट आपको एग्जामिन करके डायग्नोसिस बना लेती है कि आपके डिस्चार्ज का कारण क्या है, लेकिन समटाइम्स इफ इट इज़ रिकरेंट we can send the discharge for lab test, that is culture and sensitivity, and sometimes if it is associated with pain and burning micturition, then we go for urine test and pelvic sonography, that is pelvic scan. So these are the basic tests which are required if you are having any abnormal vaginal discharge. Now the most important part is how to prevent the vaginal infection. इसके लिए कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं बताना चाहती हूँ कि जो मार्केट में वेजाइनल वॉश उपलब्ध है उन्हें रेगुलरली यूज़ नहीं करना है. यू कैन यूज़ दोज वॉश एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन और एट द टाइम ऑफ योर मेंसेस. बाकी हमें हर समय उस वॉश को यूज़ नहीं करना है. सिर्फ नहाते समय एक बार गर्म पानी से अच्छी तरह आपको प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन करना है. Second, after going to washroom or toilet, you have to clean from front to back, सामने से पीछे की तरफ क्लीन करना है ताकि बैक्टीरिया वजाइना में एंटर ना कर सके और इन्फेक्शन ना हो सके. थर्ड, you have to keep your parts dry, especially in this season, that is in monsoon season. if आप गीले हो जाते हैं तो तुरंत आप कपड़े चेंज करिए और अपने आप को पूरी तरह से सुखा लीजिए. आपके अंडरवेयर आपको दिन में 2 बार चेंज करने चाहिए. उन्हें गर्म पानी से वॉश करके धूप में सुखाना ज़रूरी है. जब तक आपके अंडरगारमेंट्स पूरी तरह से सूख नहीं जाते हैं तब तक आपको उन्हें यूज़ नहीं करना है. सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो लड़कियां हैं वो आयरन करके भी अंडरगारमेंट्स यूज़ कर लेते हैं, बट यू शुड नॉट डू दिस. आप 3-4 दिन उनको यूज़ मत करो जब तक वो पूरी तरह से ड्राई नहीं हो जाते हैं. नेक्स्ट इज़, नेवर यूज़ सेंटेड परफ्यूम्स और डिओड्रेंट्स और डिशेस इन योर वेजाइना और स्प्रेज. Other is, always use 100% cotton underwear. Don't use that synthetic material that can cause infection and that does not absorb the moisture and you can have infection. The most important point to remember to prevent vaginal infection, especially the sexually transmitted disease, always use barrier contraception, either normal male condoms or you can use the female condoms. It is very important to prevent sexually transmitted diseases. Hope this video is helpful for you, and इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपकी कुछ इम्पोर्टेंट सवालों के जवाब देने की कोशिश की है. थैंक यू सो मच.